नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद। आज भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। देश भर में आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया गया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार देश में समानता और मानवीय गरिमा को केंद्र में रखकर सामाजिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रहा है। संवाद में आज हम बात करेंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता के सचिव, मंत्रालय के सचिव अमित यादव जी से। अमित जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे आज बात करूंगा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो महापरिनिर्वाण दिवस है, उसका उद्देश्य क्या है और मंत्रालय इस दृष्टि से किस तरह के कार्यक्रम आज देश भर में आयोजित किए गए? महापरिनिर्वाण दिवस जो है, ये बाबा साहिब अम्बेडकर साहब का 59वां साल है जब उन्होंने शरीर त्याग दिया था जी। और इस अवसर पे संसद में, जहाँ पे संसद में उनकी जो मूर्ति है, वहाँ पे गणमान्य अतिथि वाइस प्रेसिडेंट साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी, स्पीकर, मंत्री और एमपी साहब, सभी लोग आके उनको पुष्पांजलि देके उनका वहाँ पे आके सभी, और उसके बाद पब्लिक के लिए हजारों लोग पब्लिक में आए, यहाँ पे आए। उसके अलावा देश के विभिन्न जगहों पे जहाँ पे भी डॉक्टर अंबेडकर साहब की स्टैचूज़ हैं या मूर्तियाँ हैं या फ़ोटो हैं, लोगों ने उनको पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित की जी। तो इस दिवस का ये महत्व है कि इस दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था और ये एक दिल्ली में क्योंकि होता है, क्योंकि दिल्ली में ही वो उनका लास्ट, जब 6 दिसंबर को जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो वो दिल्ली में ही थे जी। तो ये एक पंचतीर्थ है, जैसे बाकी 4 तीर्थ और हैं जो देश भर में फैले हुए हैं जी। अगर बात मैं बाबा साहब अम्बेडकर की करूं तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन रहा पूरा, उनका जो उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है, सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने जोर दिया, शिक्षा पर जोर दिया। आप कैसे देखते हैं मंत्रालय उस दृष्टि से क्या कुछ कर रहा है? मंत्रालय हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है जी। और संविधान में जो 4 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रीएम्बल में है जी। और उन्हीं से गाइडिंग प्रिंसिपल से ये मंत्रालय काम करता है। समाज के जो वल्नरेबल सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उन्हीं के लिए ये विभाग हमारा काम करता है। चाहे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ हों, चाहे ओबीसी कम्युनिटीज़ हों, डीएनटी कम्युनिटीज़ हों, सीनियर सिटीजन्स हों, वेस्ट पिकर्स हों, सैनिटरी वर्कर्स हों, और साथ के साथ सीनियर सिटीजन्स के अलावा हमारा और नशा मुक्त जो ड्रग अब्यूज़ है उसका भी काम करते हैं। तो ये सभी जो कार्यक्रम है और जो विभाग अपनी जो स्कीम है और नीति जो बनाता है, इसी उस उद्देश्य पे आधारित है जी। अमित यादव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामाजिक न्याय पर खासा जोर देते हैं। समाज में जो वंचित वर्ग है उसके लिए तमाम योजनाएं उनके मार्गदर्शन में सरकार ने चलाई हैं। अगर मैं सामाजिक समानता की बात करूं, उस दृष्टि से समानता के लिए, शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं? मंत्रालय ने काफ़ी स्कीम्स हैं जी जो शैक्षिक से वो हैं। जैसा मैंने कहा कि चाहे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ हों, पिछड़ा वर्ग कम्युनिटीज़ हों और बाकी डीएनटीज़ हों, इन सभी के लिए काफ़ी शिक्षा से रिलेटेड स्कीम्स हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है। पोस्ट मैट्रिक का मतलब 10वीं के बाद 11वीं 12वीं कॉलेज या उससे आगे। टॉप क्लास स्कूल्स की है, फ्री कोचिंग की स्कीम्स हैं। उसके अलावा स्कीम्स है ओवरसीज़ जाने की, विदेशों में जाके पढ़ने की। तो काफ़ी स्कीम्स हैं और एक साल में लगभग 70 से 75 विद्यार्थी इन स्कॉलरशिप स्कीम्स का
लाभार्थी हैं। जी, आपने नशा मुक्ति की बात की। जाहिर सी बात है कि आज देश के सामने एक बड़ी समस्या है और भारत सरकार ने इसको लेकर भी जो उससे संबंधित मंत्रालय हैं तमाम अपने स्तर पे कदम भी उठाते हैं। बाबा साहब ने भी नशा मुक्ति के खिलाफ उस पर जोर दिया, जन जागरण के लिए कहा, लोगों से शिक्षित होने के लिए, जागरूक होने के लिए आह्वान किया। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है नशा मुक्ति का। नशा मुक्ति से में ना सिर्फ सोशल फाइबर, जी, सोसाइटल फाइबर, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरे राष्ट्र को ख़त्म कर सकता है। और इसीलिए सरकार ने जो नशा मुक्ति अभियान जो चालू किया है उसके अंतर्गत सिर्फ एनफोर्समेंट, जो एक डिमांड सप्लाई का इशू है, तो एक डिमांड साइड है, एक सप्लाई साइड है। जी, तो हमारा जो है कि डिमांड साइड को किस तरीके से कम की जाए, उसके लिए हमने विद्यार्थियों को, रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ा है। और उसके शुरुआत जब स्कीम की करी थी तो लगभग 272 जिलों में पूरे भारतवर्ष में की थी, और आज वो स्कीम पूरे भारत में फैली हुई है और उसको हम 13 करोड़ लोगों को इसको जोड़ चुके हैं। प्लेजेस होते हैं, टॉक्स होते हैं, रैलीज होती हैं जिलावर में, ब्लॉक लेवल पे, गांव के लेवल पे, और स्वतः लोग आके प्लेज लेते हैं, जुड़ते हैं और काम करते हैं। उसके अलावा फिर नशा मुक्ति का बेसिक हमारा उद्देश्य ये है जी, कि ये ऐसा गुण है जो पूरे राष्ट्र को ख़त्म कर सकता है, आर्थिक उन्नति के लिए और सामाजिक उन्नति के लिए। जी, तो इसलिए लगातार ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लगातार इस पे कार्य होता जी, है और सबका सहयोग चाहिए होता है। जी बिल्कुल अमित यादव जी, बिल्कुल। और बाबा साहब अम्बेडकर का भी जोर इस बात पे ही था कि समाज में सामाजिक उत्थान के लिए ज़रूरी है कि हमारा समाज नशा मुक्त बने और लोग शिक्षित हों, जागरूक हों। जाहिर सी बात है तमाम ऐसे मुद्दे हैं। सीनियर सिटीजन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर भारत सरकार की बात की जाए तो सीनियर सिटीजन को लेकर सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई हैं, लेकिन आपका मंत्रालय खास तौर से सीनियर सिटीजन को लेकर किस तरह की योजनाएं संचालित कर रहा है, किस तरह से उनका सशक्तिकरण हो? सीनियर सिटीजन्स का एक तो हमने पॉलिसी बनाई हुई है, पॉलिसी गाइड करती है, बट जैसा कि विभिन्न स्टडीज़ और उसमें आ रहा है कि देश में समय के साथ सीनियर सिटीज़न, जिसको हम 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले कहते हैं, उनकी प्रतिशत में भी और संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। और इसलिए हमारी नीति और हम किस तरीके से सीनियर सिटीजन्स को, हमारा स्लोगन है एजिंग विद डिग्निटी, एजिंग इन विद इन द सोसाइटी एंड कम्युनिटी एंड इंश्योरिंग दैट सीनियर सिटीजन्स जो है, जो वृद्ध जन है, उनका किस तरीके से, उनके विभिन्न पहलू होते हैं। एक पहलू तो सभी को मालूम है कि हेल्थ रिलेटेड होता है। नाउ हेल्थ रिलेटेड भी जो है वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, मेंटल हेल्थ भी है। अकेलेपन का है, कोई साथ नहीं है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। तो हमारा यही है कि किस तरीके से सभी को जोड़ के सीनियर सिटीजन्स को पॉलिसी के तहत, और किस तरीके से कुछ स्कीमें हमने चला रखी है सीनियर सिटीजन्स के लिए। सीनियर सिटीजन्स होम जो हैं, जो NGOs चलाते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा सीनियर सिटीजन्स का राज्यों के साथ काम करके उनकी एक्ट में, हमारा एक एक्ट है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। उस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई बच्चा अपने माता पिता को छोड़ता है तो उस एक्ट में लीगल टीथ भी दे रखा है कि आप उसके जाके मेंटेनेंस के लिए मांग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा उससे रिलेटेड जो मुद्दे आते हैं, ट्राइब्यूनल्स बना रखे हैं, और ट्राइब्यूनल्स हर ज़िले में बना रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी, और वहाँ से वो आदेश पास कर सकते हैं। तो लगातार हमारा कानून की तरफ से, नीति की तरफ से, स्कीम की तरफ से कोशिश रहती है कि सीनियर सिटीजन्स की किस तरीके से पॉलिसी में सपोर्ट करें, और पॉलिसी के साथ पूरे समाज के साथ जुड़ के, जब तक, जहाँ तक हमने देखा है कि बेस्ट एनवायरनमेंट ये है कि अपने ही इलाके में, अपने ही घर में, अपने ही सोसाइटी में, और एक इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसी पे करके हम बात करते हैं। तो स्कूलों में हम जाते हैं, स्कूलों में अभी हाल ही में वृद्धजन का दिवस हुआ था
1 अक्टूबर को, तो हमने एक स्कूल में गए, वहाँ पे दादा दादी आए अपने पोते पोती के साथ या नाता नाती के साथ, और वहाँ आके उनका साथ में गान हुआ, उनका एक वॉक हुआ। तो वो बच्चे, अपने छोटे छोटे बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के साथ बैठ के जा रहे हैं, हाथ पकड़ के वॉक कर रहे हैं। तो दैट इज़ द सिंबल विच इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग। एंड उससे वृद्ध जन को क्या चाहिए कि उनको कोई सम्मान दे, उनका जो उन्होंने आगे पिछले 30 40 50 साल में जो काम किया है, उस समय, अब इस समय जब उनकी उम्र के साथ कुछ जो परिस्थितियां हैं, फिज़िकल या मेंटल, उसमें सपोर्ट मिले। तो ये इस तरीके के सारे वो हैं कि स्कूल्स के थ्रू, बच्चों के थ्रू, कॉलेजेस के थ्रू हम इस तरीके का मैसेजेस देते हैं और बाकी सपोर्ट भी करते हैं। राज्य सरकार अपनी स्टेट एक्शन प्लान बनाती है और उस स्टेट एक्शन प्लान के अंदर केंद्रीय सरकार से पैसा दिया जाता है। जी, और इस बात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने जो उनका ट्वीट था उस संदेश में जिक्र भी किया है कि मानवीय गरिमा के साथ हर किसी को जीवन जीने का अवसर मिले और सामाजिक न्याय की दृष्टि से किसी के साथ भेदभाव ना हो। जब भेदभाव की हम बात करते हैं सर, तो आर्थिक स्तर पे हो बात, शैक्षिक स्तर पे हो, समाज में एक वंचित वर्ग है जो संघर्षों से अपने जीवन को बनाता है और उनकी राह आसान हो, सामाजिक न्याय मंत्रालय उसका रास्ता बनाता है अपनी योजनाओं के जरिए। समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, लोग समाज में समानता के साथ रहें, मानवीय गरिमा के साथ रहें, इसको लेकर जो जागरूकता अभियान है, क्योंकि समाज में जागरूकता होगी तो बहुत सी बुराइयां अपने आप दूर होती हैं, उस जागरूकता को लेकर सर मंत्रालय क्या कर रहा है? जागरूकता के लिए एक तो कानून है, कानून तो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है। उसके अंतर्गत अगर किसी भी तरीके की एट्रोसिटी है, और अभी 2016 में और 2018 में रूल्स बदल के हमने नंबर ऑफ एट्रोसिटीज़ को बढ़ा दिया है, और जहाँ हीनस क्राइम होता है उसमें लाइफ टाइम, अगर किसी की डेथ हो गई है या कोई और हीनस क्राइम हुआ है, तो हम लाइफ टाइम के लिए राज्य सरकारों के थ्रू पेंशन की व्यवस्था है, घर की भी व्यवस्था है, शिक्षा की भी व्यवस्था। अगर परिवार का मुखिया अगर उस एट्रोसिटी में जान खो बैठा या सो ऑन सो फोर्थ, तो एक तो ये तरीका है कि कानून की तरह। दूसरा है कि जो भी हमारी स्कीम है, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे इकोनॉमिक वाली हो, एम्पावरमेंट की है। अगर शिक्षा से अभी आप देखेंगे कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है जी हायर एजुकेशन में, वो कंपेयर टू नॉर्मल कम्युनिटीज़, जी SC कम्युनिटीज़ का, OBC कम्युनिटीज़ का बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां आ रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, एंड इन कम्युनिटीज़ से आ रही हैं। तो ये एक जागरूकता का चिन्ह है कि अब उनको मालूम है कि अगर देश की प्रगति में आगे बढ़ना है, कदम मिला के बढ़ना है, तो पीछे रहने के लिए सबसे पहले पीछे रहने का कारण होता है अगर शिक्षा नहीं हो। समाज में जो उनका दर्जा है उसको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत ही अभिन्न अंग है। तो उसमें हम सपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया कि लगभग 70-75 लाख बच्चे हर साल विद्यार्थी को सपोर्ट करते हैं विभिन्न स्कीमों से। तो ये सब, और उसके अलावा जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, वो भी साथ के साथ चलते हैं। तो ये सब करके इकोनॉमिक तरीके से, एजुकेशनल तरीके से, और उसके अलावा हम एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के कैसे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। एंटरप्रेन्योरशिप में भी हम लोन्स देते हैं, और लोन्स जो है वो कई जगह अगर उन्होंने लोन ले रखा हो तो इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब कि इंटरेस्ट की दर, मान लो उन्होंने 10% पे लिया ब्याज पे कोई लोन अपना उद्यम चलाने के लिए, तो हम 5% उसको कम कर देते हैं, वो 5% सरकार देती है। और इसमें लाखों करोड़ों लोगों को पिछले 10 साल में इस उद्यम के, इस लोन सबवेंशन के कारण से उनको फ़ायदा हुआ है। उद्यमी बने, छोटे उद्यमी से लेके काफ़ी बड़े मीडियम साइज़ तक का। तो इस तरीके से एक सामाजिक सशक्तिकरण और एक आर्थिक सशक्तिकरण, दोनों का वो हम
हमारा जी। विभाग काम करता और आत्मनिर्भर भारत की बात जब होती है तो उसमें जिस तरफ आपने इशारा किया, मैं चाहूँगा इस पे और हमें आप विस्तार से बताइए, क्योंकि जो अनुसूचित जाति वर्ग है समाज का, जो वंचित वर्ग है, वो आर्थिक दृष्टि से कैसे उसका उत्थान हो, सरकार का इस पर बहुत फोकस रहा है। किस तरह की योजनाएं हैं और किन उद्योगों के लिए आपका मंत्रालय मदद करता है? जैसा मैंने बताया, चाहे छोटा बिजनेस हो, किसी भी तरीके का जिसका एंटरप्रेन्योरशिप हो, उसके लिए हम करें। अब हम एक नई स्कीम के भी सोच रहे हैं जिसके अंदर नए, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से आ रहे हैं, आईएम से आ रहे हैं, एससी वर्ग के, उनको भी एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए वेंचर कैपिटल फंड भी हम चालू कर रहे हैं। तो ये तो हो गया सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप का। बट जैसा मैं कहा, अगर आप देखें कि पिछले 10 साल में जिस तरीके से सरकार ने विभिन्न स्कीमों के थ्रू एससी समुदाय को सपोर्ट किया है, चाहे टॉयलेट्स में, चाहे पक्के घर बनाने में, चाहे जल देने में, चाहे हेल्थ कवरेज में, चाहे ऋण देने में, ऋण सबवेंशन में, चाहे स्कॉलरशिप में, सभी तरीके से, और या अन्न देने में, जो बैकवर्ड बिलो पॉवर्टी लाइन में, सभी तरीके से एक सपोर्ट जिससे कि आगे बढ़ सके। और आगे आके जब देश प्रगति पे है और देश विकसित भारत की तरफ जा रहा है, तो जब तक सबके कदम, एक आदमी इनके कदम नहीं हो, 140 करोड़ लोगों के कदम हो, और वो कदम से कदम मिलाएंगे तो देश और आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर विकसित भारत की बात देश में हो रही है और एक लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि देश विकसित भारत बने, तो उसके लिए जरूरी है कि समानता और मानवीय गरिमा के साथ सबको जीने का अवसर मिले। और सामाजिक न्याय मंत्रालय अपनी योजनाओं के जरिए इसी प्रकार की कई योजनाओं का संचालन कर रहा है। लेकिन जब बात महिला सशक्तिकरण की अमित यादव जी करते हैं, जब मैं महिलाओं की बात करता हूं, ये बात ठीक है, ये जो विषय है वो आपके मंत्रालय से सीधे संबंधित नहीं है, लेकिन अगर वंचित वर्ग की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो समाज का जो वंचित वर्ग है, जो अनुसूचित वर्ग है हमारा, ऐसी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी क्या मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय कुछ कर रहा है? अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके के डेटा हमारे पास है, स्टैटिस्टिक्स है, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में हो, ये सिर्फ पुरुष प्रधान नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, गर्ल स्टूडेंट्स आर बेनिफिटिंग स्कॉलरशिप स्कीम से। एंड उसी तरीके से जो सशक्तिकरण का जो है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रहे हैं। और ज़्यादातर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्पेशली जो डीएनटी कम्युनिटीज़ होते हैं, डीएनटी कम्युनिटीज़ का मतलब है डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़, उनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रहे हैं और उसमें ज़्यादातर महिला आगे बढ़ रही हैं। अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से विभिन्न स्कीमों के तरह से, चाहे अपने गांव में किसी भी तरीके का एक्टिविटी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, उसके लिए हम लोन प्रदान करते हैं और ग्रांट प्रदान करते हैं, जिससे कि वो अपने जो भी अपने इलाके में जो उद्योग, छोटा उद्योग या कोई बड़ा उद्योग भी अगर करना चाहे तो उस तरीके से। तो महिलाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग भी है हमारी स्कीमों में, और महिला एज हिस्सेदारी जो है, और महिलाओं का परसेंटेज भी बहुत है। जेंडर से संबंधित जो मुद्दे हैं वो भी समाज के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दों के रूप में हैं। इन मुद्दों को सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है वो किस तरह डील कर रहा है, मतलब किस तरह जो समस्याएं हैं या जो उनका समाधान है वो किस तरह निकाला जा रहा है, खोजा जा रहा है, क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं? जेंडर का एज अ विषय ऑन तो दूसरा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड, वुमेन एंड चाइल्ड, बट उसके अलावा जेंडर बजटिंग की बात होती है, तो जेंडर बजटिंग में एक परसेंटेज ऑफ द टोटल स्कीम्स जो है वो हमको जेंडर विमेंस के लिए देना होता है, तो वो भी है। प्लस जैसा मैंने बताया कि हर क्षेत्र में जो भी हमारी स्कीम है उन सब में विमेन का एक महिला प्रधान का रूप रहता है। जी अमित यादव जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हर साल बाबा साहब अम्बेडकर को हम सब याद करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि बाबा साहब का जो जीवन है वो हम सबको प्रेरणा देता है। अगर बाबा साहब के जीवन को जन जन तक पहुंचाना है,
आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भी इस बात की अपील की, आह्वान किया लोगों से कि बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लें, शिक्षित बने, जागरूक बने। मंत्रालय बाबा साहब के जीवन को जन जन तक पहुंचाने के लिए किस तरह के और कार्यक्रम का संचालन करता है? हमारा जो विभाग है जी, उसके अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन है डैफ जी, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन एक तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जी, जो जनपथ पे है जी, और एक डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल, जहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन म्यूज़ियम है और लगातार वहाँ पे विजिटर आते हैं। आज तो कई हज़ारों विजिटर्स वहाँ पे हैं उनको श्रद्धा सुमन देने के लिए आए। तो उनका मैसेज वहाँ से कि किस तरीके से वो राष्ट्र के निर्माण में कैसे उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एज ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर उन्होंने किस तरीके से कहा, उनका जीवन एक हमारे लिए प्रेरणा का सूत्र है। किस तरीके से विपरीत स्थिति होते हुए भी उन्होंने क्या हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया। और उसके अलावा हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 19 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर अंबेडकर चेयर्स हैं जो अंबेडकर स्टडीज़ करते हैं। अंबेडकर स्टडीज़ का मैसेज जर्नल्स भी निकालते हैं यूनिवर्सिटी वाले, रिसर्च भी करते हैं। नए बच्चे जो आ रहे हैं पीएचडी के लिए या किसी और फर्दर स्टडीज़ के लिए, उसके लिए वहाँ से उनको अंबेडकर चेयर के जो चिन्हित प्रोफेसर्स हैं वो आगे बढ़ाते हैं। और गांव उन अब आसपास के गांव में वो अडॉप्ट भी करते हैं कुछ विलेजेस जो बाबा साहेब का मैसेज आगे तक पहुँचाएँ। और वो मैसेज बहुत ही वो है कि समानता हो जी। जैसा मैंने कहा, जो 4 महत्वपूर्ण हमारे प्रियम्बल के हैं वो मैसेज को ही किस तरीके से वो आगे बढ़ाए, उसी का हमारा अंबेडकर फाउंडेशन के थ्रू काम होता है। सपोर्ट करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ ऑल्सो जो अंबेडकर फाउंडेशन के थ्रू होते हैं, उनका मैसेज करने के लिए रिसर्च स्कॉलर्स को, जर्नल्स को, फर्दर स्टडीज़ के लिए, और कोलैबोरेशन करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट से अक्रॉस द वर्ल्ड उसी मैसेज के लिए। जी, जाहिर सी बात है बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन हमें सामाजिक उत्थान के लिए, वंचित वर्ग के सशक्तिकरण की प्रेरणा देता है। अमित यादव जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।